एनालिटिक्स। आज की एक और एपिसोड और मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे जो गेस्ट हैं मैं राइट अवे उनके पास जाऊंगा। अगर उनका थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं और राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं। तो ये तो काफ़ी आप ऑनर की बात है कि मैं आपको अपने इंटरव्यू में ले सका हूँ। और आप सबसे जो मेरे लिए फेवरेट चीज़ है कि आप उन टॉपिक्स पे बात करती हैं जो हर कोई प्रेफर नहीं करता, हर किसी की प्रायोरिटी नहीं होती। जिस तरह आप पैलेस्टाइन इशू पे काफ़ी वोकल हैं, ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी बात करती हैं। तो राइटर मैं आपके पास जी। जाऊंगा। सबसे पहले तो आपका क्या हाल है, और सेकेंडली मैं आपसे अगर क्वेश्चन अ, फिर ये है कि फिर आप जी कंटिन्यूसली फिर आप बता देना। फिर ये है कि अगर आप जी जी अपनी थोड़ी जरूर। सी जर्नी शेयर कर दें, क्योंकि जो भी गेस्ट आता है जी तो मैं उससे जर्नी के बारे में पूछता हूँ कि क्योंकि आप डॉक्टर हैं, फिर आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हैं, तो अपनी थोड़ी सी जर्नी बता दें कि आपने क्या पढ़ा और अभी तक। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इरफान, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है कि आपको कोई बुलाए और इस तरह से बात करे इस बारे में। सेकेंडली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम बिस्मा है। मैंने एमबीबीएस किया था इन 2021 पाकिस्तान से। और उसके बाद मैं एक जनरल फिजिशियन के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है। मैं अपने फादर के साथ काम करती हूँ, वो भी डॉक्टर हैं। और उनके जो मतलब एक तरह से एक लेगेसी के तौर पे ये चीज़ चल रही है। और अभी तक आई हैव नॉट डन एनी स्पेशलाइजेशन बिकॉज उसके कुछ रीजंस थी और वो मैं आगे बताऊंगी भी क्या रीजंस थी। लेकिन उसके बाद लाइक आई एम ऑल्सो नॉट ओनली डूइंग दिस प्रैक्टिस मेडिसिन में, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर कंटेंट क्रिएशन। और एज ए मेंटल हेल्थ एडवोकेट में थोड़ा बहुत आई स्पीक अबाउट द टॉपिक्स, जैसे कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे मेंटल हेल्थ से, वो मैं आगे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो वो करती हूँ। एंड बाकी सिंगिंग तो मेरी हमेशा से साथ ही थी, मैं जब से छोटी थी मैं आई वॉज अ सिंगर। तो वो चीज़ें मैं करती रहती थी। तो ये तो बहुत मतलब अमेजिंग है कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ करती हैं। तो लोग भी सीख सकते हैं कि आप एक एक वक्त पे आप सिर्फ एक काम पे स्ट्रक नहीं रह सकते, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आपसे अगर अगला क्वेश्चन ये पूछूं कि आप जो जी कंटेंट जी बताएं। बनाती हैं वो, जी अगर मैं बहुत ही अगर ओपनली कहूँ या बोल्ड तरीके से कहूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा कुछ जी यूट्यूबर्स का, इस तरह कंटेंट क्रिएटर्स का, वो इस तरह का कंटेंट बनाते नहीं है। उनको पता होता है कि इस कंटेंट से ज्यादा ऑडियंस नहीं आएगी और ये वो, लेकिन आपको भी पता है कितना जी मुश्किल कंटेंट है, क्योंकि इस तरह के कंटेंट पे आपको पता है ऑडियंस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्यों चूज बिल्कुल किया है ऐसे। कंटेंट? अम, मेरा पैशन जो था हमेशा से मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से ऊपर आऊंगी। मैं जब छोटी थी तो मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी कि मुझे अमेरिकन आइडल में जाना है। मैं बल्कि नेस्के के बेसमेंट में सिलेक्ट भी हो गई थी। मैं गई नहीं आगे, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है। तो वो मेरे जिस तरह दादा थे वो भी डॉक्टर थे, फिर अब्बू भी थे, तो वो एक तरह से मदर भी, तो वो सब एक उसमें जब चलता रहा तो फिर मुश्किल था मेरे लिए उस तरह से। फिर आपको पता है कि फीमेल्स के लिए इतना आसान नहीं होता। तो बस फिर उसके बाद मैं जो सीधी सी बात है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कंटेंट क्रिएशन में आई जब गजा के बारे में, ये अक्टूबर 7 के बाद, उसकी वजह ये थी कि मैं आई वांटेड टू बी अ वॉइस फॉर द पैलेस्टीनियंस। और उसकी वजह यह है कि कोई बोल नहीं रहा था और किसी को पता नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में। एंड देन आई माई सेल्फ सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आई माई सेल्फ वेंट थ्रू। तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो, या फिर जो मेरे से जूनियर्स हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ से ना गुजरें। और ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स, और भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो भी डाटा साइंटिस्ट बनते हैं, जितने भी, उन सबकी पढ़ाइयाँ बहुत मुश्किल होती हैं। तो बेसिकली मेरा इस चीज़ पे था। और एक और चीज़ भी थी। मैं इन 2021 मैंने थ्रेड्स के ऊपर, नहीं सॉरी, ट्विटर के ऊपर मैंने मेंटल हेल्थ पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर ट्विटर खत्म हो गया था पाकिस्तान से, तो फिर मेरा वो बिल्कुल खत्म हो गया था उस साइड पे। एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन थ्रेड्स। फिर इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी पोस्ट डाल देना, लेकिन वो रीच नहीं मिल रही थी। और अभी भी उस तरह इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा रीच है, लेकिन मैं खुश हूँ। बिकॉज मुझे हमेशा से मेरा ये नहीं था कि आई हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स या इस तरह की चीज नहीं थी। बिकॉज आई जस्ट वांटेड कि किसी एक को भी फायदा हो जाए। तो काफी लोगों को हुआ, पता चलता है, मैसेजेस आते हैं, लोगों को फायदा होता है इस चीज का। तो ये चीज थी। नहीं, ये तो मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये फॉलोअर्स और ये सब ये चीज़ें मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस थोड़ी आ जाती है,
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि आपकी सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर आपके मैं कहता हूँ मिलियन फॉलोअर्स हों और आप इस तरह कंटेंट बना रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका एट द एंड फायदा भी कोई नहीं है ना। तो ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि आप मतलब जी सिर्फ एक चीज में, या आप सिर्फ एक टॉपिक को जी कवर नहीं जी। कर रही हैं, आप जिस तरह ह्यूमन राइट्स पे बात करती हैं उस पे भी हम्म, हम आते हैं। तो ये तो काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन की स्टोरी जी भी हो सकती है। तो जी 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 अगर मैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा क्योंकि वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है। जी तो माय हम्म, क्वेश्चन टू यू इज दैट के many people, for example, in Sweden as well. Right now, I'm in Sweden, and also like in all over the world. We all know, as you talked about the Palestine, how bad it is going for the हम्म, people. But some people say, like, if you talk about these things, if you are vocal about these things, this don't create much of the impact on those people who are going through it. So, I want to ask you, or like, give your argument. I personally believe that it helps those people if you talk about them, if you raise your voice for them. yeah, But it does. what is your argument for those people who says like, oh, it's not that much like important, or maybe the boycott, as the people say like boycott, it don't works. So what's your argument for that? Look, Irfan, there is a lot going on in this world right now. There's a lot of disparity when I see social media platforms. Like there's one post about some Palestinian suffering, and the other post is all about fashion, vlogging, and you have this ability to just scroll past. So people are like, okay, don't talk about it. But the thing is that each and every voice that contributes to this, a larger global narrative. This advocacy, which I am doing, which so many other people are doing, I'll be honest with you, it was so difficult for me to start talking about it because so many times my own account was shadow banned. Whenever I shared the posts of Mota's Wizard Vasan, these posts, I had this shadow ban all over my account. And for a moment, I was like, okay, I should not be posting about it. I should stop posting about it. But then when I saw those posts, because those people do not have they don't have that thing. They cannot actually go for this. They don't have this leverage of scrolling past their lives. It's not easy for them. So when more people start talking about this issue, because this is not just going on from October 7th, it has been 75 years, Nakba upon Nakba. Nakba is actually known as catastrophe, mass displacement of Palestinians from one place to the other, from one place to, and then they ask them to go somewhere, and they're then bombed over there. And I just saw one post right in this Jubaila refugee camp today. I could not sit, and I started crying because there were like mutilated bodies, and like literally, I am a doctor and I cannot see these posts. So if more people talk about this, I think this will raise awareness. There's a mass resistance that these people are creating. I'm really sad about one thing that no influencers I see on social media, especially from Pakistan, very few people are talking about Palestine and Lebanon. I mean, this is going to spread. It is already spreading. If you see the Greater Israel map, it's going to be containing Saudi Arab, it's going to contain Lebanon, Jordan, parts of Iraq. So Pakistan is just right next to Iran and Iraq. So how do we think that we're going to be spared? We're not going to be spared by this. So I believe that we should not, and that comes to the point of why I talk about it more, which is my field, that is mental health. I just want to share a story with you. I talk to a lot of people from Palestine, and one of my friends from Palestine, he's a medical student, and he is inshallah going to come to Pakistan for further studying. He's in final year. So I asked him this question. I asked him, what do you see? Like, I mean, you were working there, you were just a final year student of medicine, and you saw this whole array of bodies in the halls. And then you also saw your family members dismembered. So what were your thoughts at that time? He said in the first 10 days, it was like havoc. We didn't know what to do. We were crying. But after those 10 days, because pain has a threshold. Once that threshold reaches, I think you do not experience pain. You just get numb all along. So he used the word, I'm going to use that word here. He used the word sedated. We felt sedated. We were sedated.
And these people are not, when we talk about post-traumatic stress disorder, it's not even post-traumatic stress disorder, it's ongoing traumatic stress disorder. So I also link the mental health with that. I saw another post of a child who was crying, who was saying that, oh God, please take care of my dad in heaven. And his father was lying there dead. So I feel like if we talk about these things, it's not about being a Muslim, because many Christians are also in Gaza. They have bombed churches, they have bombed so many monasteries. So it's not about this just one religion. It's about the whole world, and we're all like, if we talk about it, this is about humanity. And I believe if even one person shares, and then that person makes an impact, another person shares, that's gonna, it's gonna impact. It's gonna be really good. You are right. Like if Yeah, like for example, if it's not like impacting or if it's not making some difference, then as you talked about your account being getting shadowed, so why would they do it if it's not creating any impact? So of course it's yeah, making some impact. That is why. And also like when we see the videos coming out of Gaza and we just see the people being mutilated, and then it's just being so traumatic for us as when we just see on the video, we cannot even imagine like how those people who are there are going through it. yeah. So you are right. Like at least what And we can do I is I yeah. also want to cover one more thing here. I mean, as a doctor, I had the privilege of checking some patients in Gaza online, and I cannot tell you they were suffering from skin disorders. Right now, I'm working in the skin department. I'm not doing the training, but I am working as an internee. I'm just learning because I just want to know if that field is good for me in the longer term. So I had the privilege, and I'm so honored that I could work with those people. But they don't even have medication. So how can we treat? We cannot treat them if they don't even have the basic medication, the basic antibiotics, the basic antifungals. It's too much pain for me as a doctor. There's a blockade, humanitarian crisis going on. Nobody's talking about it. I mean, see the celebrities. They're just you saw the Hum Style Awards and everything. I don't think it was the necessity to have those awards right now with everything going on in Lebanon, in Beirut, in was West Bank. It wasn't required. But You're these right, things, like I think they're not humans. They're robots. They you're can't right, feel. like exactly. And they could have done it Yeah, maybe like sometime, but it's like I feel like the people who are outside are maybe like more like being like caring about these things as compared to our own yeah. people. I personally feel it. I don't know if someone will They agree have with more me or not. humanity. Yeah, yeah. So you're right, like it's very important to talk about these things. So अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, मतलब वो इससे मिलता जुलता है जिस जी, तरह आपने पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात की कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ों पे बात नहीं करते, तो मतलब कि अब हम पाकिस्तान एज अ फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है, तो अब लोगों को जी, हम हम्म। उनको कह सकते हैं कि बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज हैं जिस तरह इन्फ्लेशन है और भी बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि हम और कोई रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर आप कह सकती हैं कि ये लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तो इनका उस तरह कोई रोल नहीं बनता इस सब इशू में? इसको मैं इस तरह से पुट करूंगी कि पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं वो हमेशा से थे, अब ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ठीक है, हम गरीब आवाम से एक्सपेक्ट ना भी करें, क्योंकि एक जो बंदा जिसको रोजगार का है ना, जो घर से बाहर निकल रहा है, उसको पता है कि मुझे आज खाना नहीं मिलेगा, उस बंदे को हम इस कॉन्टेक्स्ट में ला ही नहीं सकते और उसको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हम देखते हैं अपने साथ के लोग, जैसे हम लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, या इवन जो लोग जिनके पास इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा, जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें से कोई एक बंदा भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो एक फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री और एक एटॉमिक पावर होने का हमें क्या फायदा है, कि जब हमने 23 मार्च के ऊपर सिर्फ अपने वो डिस्प्ले करने रॉकेट्स, उसका हमें क्या फायदा है? हमारा मुल्क इसलिए नहीं बना था कि हम उनको डिस्प्ले करने पे रखते हैं। हम उनको यूज कर सकते थे, ठीक है, आई नो कि डिप्लोमेटिक टाइज होती हैं, सब कुछ होता है, चलो वो भी हो गया, लेकिन नो बडी इवन टॉक्ड अबाउट इट। किसी ने उस बारे में बात ही नहीं की उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए थी। एक पैलेस्टाइन डे मना लेते, कुछ कर लेते, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ इन्होंने जो किया,
उन्होंने अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, और वो मैं बात उनकी कोट भी करूंगी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि अपने कौम की बेटी को उठा के ये अमेरिका यहाँ से ले गया, लेकिन ये लोग चुप रहे। हम बात तो कर सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम बात तो कर सकते थे। और जो आई बी ऑनेस्ट हियर, मैं वो बातें नहीं करूंगी जो कि पॉलिटिकल हो जाए, लेकिन जो लोग बोलते हैं उनको बंद कर देते हैं। और सीधी सी बात है कि जब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारी आवाम कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने से आगे नहीं सोचेंगे, तो वो चीज हमारे साथ होगी। आई आई फील लाइक कि जो कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम किसी और के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि किसने हम स्टाइल अवार्ड्स पे क्या पहना हुआ था, या किसने क्या ड्रेसिंग की हुई थी। एक पेज है, उसने ये शेयर किया हुआ था जी के एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी और उनकी बीवी को अरेस्ट कर लिया गया, और ये चीजें, मतलब आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, अभी इस दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रायोरिटीज ही सेट नहीं। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, और फिर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपनी नमाजें पढ़ते हैं, ये हमारा टेस्ट है। ये उन लोगों का टेस्ट नहीं, वो पास कर चुके हैं, वो पहले दिन ही पास कर गए थे जब उनको अपने घरों से निकाला गया। उनके जहाज फर्ज है इस वक्त, लेकिन हम आराम से बैठे हुए हैं। और अभी सर्दियां आ रही हैं, एक और बात मैं करना चाहूंगी, टेंट्स नहीं है उनके पास, टेंट्स फटे हुए हैं। अम, और इसके अलावा अब ठंड है, कैसे करेंगे वो मैनेज? अभी आप मेरे ख्याल में स्वीडन में, राइट? एंड यू जी कैन इमेजिन जो ठंड होती है, आपने अभी भी हुडी पहनी हुई है। तो उस दौरान लाइक अगर देखा जाए तो उन लोगों के पास वो चीजें नहीं है। नहीं तो आप आई डोंट बिल्कुल नो हाउ। हाँ। और जहां तक बात है हमारी इन्फ्लेशन की और उस चीज की, आई फील है कि उस सब पे रैलीज होनी चाहिए, निकलना चाहिए लोगों को एक दूसरे के लिए। जो अमीर है वो अमीर बन के बैठा हुआ है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास है वो उस चीज में खुश है, जो गरीब है वो मर रहा है। नहीं तो आप ये सही हम कह सब रही पे हैं। बात आती है। जी। जी आप सही कह रही हैं क्योंकि ना अब जिस तरह के हमें बहुत बड़ा ना एक मोरल्स का मसला है ना हमारी सोसाइटी में, कि हम कभी किसी मोरल पे स्टैंड नहीं करते ना। अब हमारे मुल्क में क्या कुछ हो जाता है, मैं कितने केसेस इधर रेफर कर सकता हूँ कि बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन लोगों को उस तरह फर्क नहीं पड़ता ना, इवन गरीब हो अमीर हो। इससे मुझे लगता है कि आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक आपकी आपका एक चीज को गलत कहने में और सही कहने में, गरीब और अमीर का उसमें मतलब उस तरह फर्क नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स उनके सोसाइटल इश्यूज डिफरेंट है, लेकिन एक चीज जो आपको गलत है और एक चीज जो सही है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए वो गरीब के लिए अमीर के लिए। और उसका प्रोटेस्ट उसका करना, उस पर आवाज उठाना, तो उससे और ऑब्वियसली हम किसी को डायरेक्ट इस टाइम पे किसी को मिसाइल तो मार नहीं सकते, तो बेसिकली हमारा इस टाइम फर्ज यही है कि हम एग्जैक्टली। एक चीज को उसको जितना ज्यादा उस पर बात कर सकें। लेकिन आपकी बात सही है, जिस तरह के हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे तो कभी कभी दुख भी होता है कि इनको अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा इनको एक किस्म की स्किल दी है, एबिलिटी दी है, कि इतने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनकी ऑडियंस भी देखें, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिस तरह आपने भी बात की है, इनकी मिलियंस में रीच है, लेकिन ये उस चीज को यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते। अगर ये करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, पॉजिटिव। लेकिन ये लोग उस तरफ मतलब उस स्किल को राइट वे मैं में यूज ही नहीं करना चाहते। मैं अवाम को भी ब्लेम करती हूँ जो इनको फॉलो करते हैं। यही अकल तो बात है। अल्लाह ताला ने सबको दी है, अकल अल्लाह ताला ने सबको दी है। इस्लामी तालीमात सब हासिल कर लेते हैं, चलो इस्लामी ना भी हो, हर रिलीजन के अंदर कुछ तालीमात होती हैं, और वो ऐसी नहीं होती कि आप ऐसी चीज़ों को, ह्यूमैनिटी के बारे में तो सबको ही पता है। और फिर ये जो अजीब से इनके ट्रेंड्स चल पड़े हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ्स को ये आगे एक्सपोज कर रहे हैं, और फिर इसके अलावा इतना कुछ ओवरडू कर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के कि आज हम इस गाड़ी में बैठेंगे तो आज हम उसमें। कितना बड़ा एक वो है, बैरियर है, वो एक दरमियान में वो आ गया है, गैप है अमीरों और गरीबों में। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, हमारे पास जो स्किन में पेशेंट्स आते हैं, स्केबीज एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि एक स्केबी सार्कोप्टा एक इन्फेस्टेशन होती है, जो कि इसलिए होती है कि ओवर क्राउडेड रूम्स हो या अनहाइजेनिक कंडीशन हो। वो क्यों है? क्योंकि लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है प्रॉपर, उन लोगों पे होता है। तो जब आप उनसे पूछते हैं ना कि आपने क्या करते हैं, आप क्या, वो कहते हैं कि हमारे पास एक शैम्पू खरीदने के पैसे भी नहीं। तो फिर बंदे को समझ आती है कि यार जिस हालत में हम हैं वो ठीक है, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं, ये नहीं चेंज हो सकते इनके बारे में हम जितनी बात करें। नहीं आपकी बात सही है, क्योंकि सोसाइटी में मोरल्स का प्रॉब्लम है ना, कि अब सबको पता है कि एक सोसाइटी में आप कितने गरीब लोग रहते हैं, जिस तरह बात कर रही हैं कि उनको इवन के हाइजीन के, उसकी बेसिक केयर के पैसे नहीं है। तो उसी सोसाइटी में आप जब इस तरह की चीजें प्रमोट करते हैं, लाइव लाइफ, ये आपका मतलब मैं कहता हूँ कि टॉप से बॉटम का प्रॉब्लम है। मतलब
आपके पॉलिटिशियन से लेके आपके इन्फ्लुएंसर से लेके जो कोई है सब इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी इस तरह, मैं तो बल्कि आवाम को भी कहता हूँ कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी कोई भी बेगुनाह नहीं है, उस सब लेवल पे इसमें हम नामी भी शामिल है। इन्वॉल्व हैं। उस बिल्कुल लेवल पे एग्जैक्टली हम भी यार, इन्वॉल्व। सही बात है। तो इसके लिए जितना मर्जी हम टाइम ले, ये टॉपिक तो इस तरह का है तो इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटल इश्यूज पे भी, मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात करती हैं, जिसे आपने मेंशन भी किया, तो बहुत सारे लोग जी, हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर से पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उनको डायग्नोज ही नहीं हो पाता, उनको पता ही नहीं होता उनके साथ मसला क्या है। तो ये इसकी अवेयरनेस का मसला है या फिर क्या, इस पे आप अगर थोड़ा सा बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। इसके ना दो रीजन हैं जो मैंने जॉट डाउन किए। पहली रीजन है टैबू। ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल टैबू बन गया है। मेंटल हेल्थ है तो उस पर बात नहीं करनी। अब मेंटल हेल्थ को इस तरह देखा जाता है कि भाई दिमाग किसी का खराब है वो साइको है। ऐसा नहीं है। दिमाग खराब वाला जो वर्ड है ये भी गलत है। इट्स लाइक इट्स नॉट इवन समथिंग। अब जैसे किसी को, और फिर उसके साथ साथ टैबू। और जब किसी को इस तरह डिप्रेशन होती है कहते हैं इसको जिन पड़ गए हैं, या इसको कोई किसी ने इस पे जादू कर दिया है। हमारे साथ होता है ऐसे, किसी ने इस पे तावीज कर दी है। आते हैं पेशेंट्स ऐसे। लेकिन असल में वो बंदा पता नहीं किस चीज से गुजर रहा होता है, क्या पता उसको डिप्रेशन भी ना हो, क्या पता उसको न्यूरो डाइवर्जेंस हो। तो आजकल तो वैसे ही न्यूरो डाइवर्जेंस इतनी कॉमन है। अच्छा, उसके अलावा जो सेकंड रीजन है इसकी वो है मिस डायग्नोसिस, मेडिकल मिस डायग्नोसिस। ये एक पेशेंट होता है, उसको कोई और चीज होती है, ना आई सफर्ड विद इट। मुझे खुद इन्होंने मिस डायग्नोज किया था एज हैविंग जनरलाइज्ड एंजाइटी। यस, आई हैड इट व्हेन आई वाज इन मिड स्कूल। लेकिन आई आल्सो लाइक, उसकी रीजन क्या थी? इट वाज एडीएचडी। आई हैव न्यूरो डाइवर्जेंस, और मैं इस चीज को कन्फेस करती हूँ। लेकिन इसमें मैं किसी वो नहीं समझती कि एडीएचडी इज अ बीमारी। इट्स जस्ट दैट दिस वर्ल्ड इज डिजाइन्ड फॉर न्यूरोटिपिकल्स। अब एक न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंस के बारे में अगर आप किसी के सामने बात करें, तो वो कहते हैं ये पता नहीं क्या बातें कर रही है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एडीएचडी एंड दे डोंट इवन नो। मोस्ट हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दे डोंट इवन नो दैट। उसकी रीजन ये है कि इस पे इसको समझा नहीं जाता। कहते हैं कि अगर कोई लड़की जो है वो डिप्रेस्ड है, उसकी शादी कर दें वो ठीक हो जाएगी। क्या किसी इंसान से कोई इंसान ठीक हो सकता है? नहीं। आपकी अपनी सेल्फ वैलिडेशन होती है, आपके अंदर की पावर होती है, आपके अपने अंदर की एक वो होती है, और अपना टाइम लेती है। ये ऐसे नहीं होता कि आप बस दवाई खा लें। और मैं तो उस चीज के भी अगेंस्ट हूँ कि इसके ऊपर दवाई ना दिया जाए। आपको पता है ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो खुद से ट्रांसफॉर्म करे अपने आप को, और वो अपने आप को चेंज करे, आपके न्यूरॉन्स नए बन सकते हैं। और वो कैसे बनते हैं? जब हम ब्रेन हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, वॉकिंग 30 मिनट्स एवरी डे। ये तो लिखा हुआ है हर जगह। और ये चीज मैंने खुद करके देखी और मुझे उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ। कहते हैं कटिंग द शुगर फ्रॉम योर डाइट हेल्प्स अ लॉट। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप 10 डेज शुगर ना लें। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल छोड़ दें, यू कैन टेक, लेकिन थोड़ी अमाउंट में। ये तो बहुत ही अजीब सा स्टैंडर्ड में कहूंगी अगर इस तरह नहीं होता। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे आपके आपकी एनर्जी ज्यादा आती है आपके में। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन हम अब मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, तो कुछ लोगों में इट इज जेनेटिक। जेनेटिक्स प्ले करती है रोल। अब जो लोग डिप्रेशन में हैं उनकी जेनेटिक्स भी होती है समटाइम्स, उनकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं, लेकिन आई बिलीव ज्यादातर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से एंजाइटी, द फियर ऑफ अननोन, या फियर ऑफ समथिंग। जैसे मुझे फियर ऑफ हॉस्पिटल्स था। मैं हॉस्पिटल में जाती थी और मुझे ऐसे लगता था कि सारी दीवारें ना मेरे पे से आ रही हैं और मैं मर जाऊंगी। मुझे ये लगता था। मैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास गई जब मैं उस टाइम पे थी। मैंने उनको कहा कि मैं मर जाऊंगी, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा और क्या होगा? मैंने कहा मैं मर जाऊंगी उधर जाके। उन्होंने कहा था बस मर जाओगे और क्या होगा, कभी मरी हो पहले? मैंने कहा नहीं। तो इस तरह से वो फिर एक एक ये होते हैं लोग जो कहते हैं कि भाई आप उस चीज को फेस करें। लेकिन आई बिलीव कि फेस भी नहीं करना होता, आपने अपने आप को भी थोड़ा सांस लेने देना होता है। और सबसे बड़ी रीजन जो आई एंडेड अप इन दिस थिंग एंजाइटी में, वाज द पीपल अराउंड मी, द टॉक्सिसिटी अराउंड मी। कि एक प्रेशर डाल दिया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर कि भाई आपने ये सिलेबस इस टाइम से इस टाइम में कवर करना है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप लूजर कहलाएंगे। अभी भी 70% मेडिकल स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस। और कहते हैं कि डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स को हील करते हैं। डॉक्टर्स तो खराब करें डॉक्टर्स को। एचओडीज जो हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, कोई ऑफेंड होता है या नहीं होता, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल्स, दे आर ऑल complicit। जो ये सब हो रहा है हमारे मेडिकल स्कूल्स में, जो बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक डॉक्टर विलियम है,
बाहर मुल्क में, आई थिंक वो ऑफ्थल्मोलॉजी के रेजिडेंट थे या क्या, उनकी न्यूज चल रही थी ही कमिटेड सुसाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड हिम, एंड ऑल्सो बिकॉज उन्होंने आखिरी अपना नोट लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे इस रेजिडेंसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जो कि पढ़े लिखे लोगों में हो रही हैं, और इतनी ज्यादा है कि पीपल हैव दीज सुइसाइडल थॉट्स। तो जब तक हम अपने आप को और अपनी इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे, एंड अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म इज सो प्रेवलेंट दीज डेज। लव बॉम्बिंग, घोस्टिंग, ये चीजें, और ये सिर्फ अपने ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं, पेरेंट्स आर नार्सिसिस्टिक, एंड इफ वी लुक एट दीज थिंग्स, ये कब से चला आ रहा है, सदियों से, कि एक बच्चा अच्छे नंबर लेगा तो उसके साथ भी बहुत अच्छा प्यार हो रहा है, और एक बच्चा है जो कि नहीं, बेचारा सर्वाइव कर रहा है, बस बेयरली सर्वाइविंग, उसको बस बातें सुनाई जा रही हैं सब खानदान की तरफ से। और हो सकता है उस बच्चे का दिमाग एडीएचडी वाला हो, वो किसी और चीज में ज्यादा क्रिस्प हो। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई, वो काफी ज्यादा एंशियस थी। आई आस्क्ड हर क्या वजह, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि ही हैज एडीएचडी। जब उन्होंने मुझे सिम्टम्स बताए, क्लासिक एडीएचडी का केस था। मैंने कहा कि इसको चेक करवाएं, कहती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। स्कूल के अथॉरिटीज जो है वो उसको ऐसे शो करती हैं कि वो नालायक है, वो बच्चों को तंग करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बच्चा एक जीनियस हो अगर उसको देखा जाए तो। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इट्स नॉट अ डिजीज। ADHD is not a disease, it is just how your brain is. Because your prefrontal cortex is different from the prefrontal cortex of a neurotypical person. आपके prefrontal cortex के अंदर dopamine levels कम है, या आपका ब्रेन उस तरह पिक नहीं कर रहा। तो इसमें कोई ये वजह तो नहीं है। देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू फायर, यू आर क्रिएटिव, सो मेनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, और बहुत सारे राइटर्स और साइंटिस्ट। ये लियोनार्डो डा विंची जो था, उसको ADHD उन्होंने कहे हैं। जीनियसेस होते हैं ये लोग, अगर ये इस चीज को समझ सकें, लेकिन नहीं दुनिया ये नहीं समझने देती। सही आप कह रही हैं। एडीएचडी तो बहुत कॉमन है यहाँ पे, मतलब कि हमारे क्लास फेलोज में मेरे कुछ दोस्त हैं पर्सनली, तो वो तो इस तरह का तो यहाँ पे टैबू भी नहीं है ना, कि मतलब कि ओके एज आप उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दो, तो बहुत ही कॉमन सी एक चीज है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह आपने बात की, ये तो पाकिस्तान में बहुत नहीं है। सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और इवन के हर एक घर में ये एक, मतलब ये भी नहीं है ना कि मतलब कोई एक घर छोड़ के, ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज दिस प्रॉब्लम, हर घर में ये मसला है। और अगर मैं आपसे, मतलब मैं पूछना तो आपसे कुछ और, लेकिन आपने बात कर दी है कि आपको हॉस्पिटल्स का फियर था, तो फिर आपने उसको कॉप हाँ। कैसे किया? क्योंकि आप डॉक्टर बनी, तो फिर आपने उसको कॉप कैसे किया? थोड़ा सा अगर आप स्टोरी बताएं। मैं जब, आई बी ऑनेस्ट, मैं जब रावलपिंडी में होती थी, मेरा जो मेड स्कूल था वो, उसमें मैं, उसके बाद हमारी फाइनल ईयर में जाके मुझे, क्योंकि इसमें होता है कि आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मुझे 8 to 2 काम करना है, मुझे से ज्यादा नहीं करना। वो वजह क्या थी कि मेरा ब्रेन और फंक्शन ही नहीं करता था उस टाइम के बाद। वो वजह मैंने आपको भी बता दी क्या थी, मुझे तो नहीं पता था इस बात का। मैं कहती थी ये सब लोग मुझसे क्यों तेज हैं, मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी हूँ, मैं, मुझे मेडिसिन सबसे अच्छी समझ आती है, आई कैन डू एवरीथिंग दैट दे कैन, बट जब 2 बजते हैं तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। एंड आई वाज लाइक कि ये क्यों हो रहा है, सारे लोग मेरे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते थे, मुझे चीजें भूल जाती थी। अभी भी कभी कभार होता है, मैं बैठी होती हूँ, मुझे चीज जो मैंने अभी सोची है भूल जाती है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। फिर मुझे उस तरह से डिफरेंटली करना पड़ता है चीजों को, लेकिन अब मैं कोप कर लेती हूँ, बिकॉज अब आपको देख के नहीं लगेगा मुझे कि मुझे है, लेकिन मैं काफी कोप करती हूँ चीजों के साथ। अम, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में गई, तो स्पेशली जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट था, उसमें जब बच्चे रोते थे तो मुझे कुछ होता था, लाइक मैं बिल्कुल पैरालिसिस में चली जाती थी, ना मुझे समझ आता था। तो मैंने वो वाला ब्लॉक ब्लॉक होता है, इज अ टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट होता है, वो फेल किया। और उसके बाद मुझे एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स और ये चीजें आना शुरू हो गई। और अम, मैंने किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया, मैंने कहा मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, और मेरे साथ वालों ने भी नहीं मुझे चेक कराया, क्योंकि उनको था ये ठीक हो जाएगी। ये सबसे बड़ी, मेरे ख्याल में मेरी अपनी गलती थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। अगर कोई आपके साथ सफर कर रहा है इस तरह से, तो उसको प्लीज उसी वक्त लेके जाएं। इसको ये ना समझेंगे कोई मतलब ऐसे ही कर रहा है। उसके बाद जब मैं हाउस जॉब में गई, तो मैं हॉस्टलाइट थी, मैं घर से दूर थी, हमारे पास वो सर्कमस्टांसेस नहीं थे खाने पीने वाले, और वो चीजें नहीं थी। अम, मैं जब हॉस्पिटल जाती होती थी तो मुझे ना ऐसे लगता था कि जैसे मैं अकेली हूँ, मुझे लोगों की जरूरत होती थी। लेकिन आपको पता है एक हसल कल्चर है, हर बंदा अपने उसमें लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प भी की, और आज आज मैं उनका थैंक यू भी करूंगी, बिकॉज दे ट्राई टू हेल्प मी। मे बी वो लोग अभी इधर नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद की।
लेकिन मैं फिर भी अकेली थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और मैं अब जो इसलिए बात करती हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि व्हाट इज हैपनिंग टू देम, ताकि वो इस चीज को ज्यादा मसला बनने से पहले ही हल कर लें। और उसके बाद फिर व्हेन आई वेंट इन गायनेकोलॉजी वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उठते थे, मेरी नींद बिल्कुल खराब हो गई थी। और आपको अगर मैं सही बताऊं तो विद पीपल विद दिस थिंग दे हैव टू स्लीप, उनको नींद की जरूरत है। तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आना शुरू हुआ। मैं ये करना नहीं चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई, मैंने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल है यार, ये तो नहीं हो सकता। तो मेरा वो जो पैशन था ना, वो डूब गया उधर ही। और मैं वैसे भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी। तो मैं तो पेरेंट्स के उस पे कहने पे आई थी, लेकिन मैं अब बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बन गई, क्योंकि मुझे फिर मैंने हॉस्टल अपना चेंज किया। मैं अपने घर आ गई वापस, मैंने 1 साल की ब्रेक ली। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही, उस दौरान मैं अबू के साथ क्लिनिक जाती थी। मुझे केसेस की समझ आना शुरू हुई, लेकिन फिर भी दैट फियर वाज नॉट एंडिंग, क्योंकि मुझे अपने हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता था। जब मैं घर से बाहर निकलती थी मुझे होता था, एक सोशल एंजाइटी थी साथ मुझे। लेकिन आपको पता है, मैंने अपने उस दिन आर्टिकल में भी एक चीज लिखी थी कि यू एक्चुअली नीड पीपल इन योर लाइफ, द राइट पीपल, जो कि आपको उस चीज से निकालते हैं। तो आई थिंक मुझे उस टाइम तक राइट पीपल वाला सीन नहीं था मेरा, मुझे वो मिले नहीं थे। तो मेरी एक डॉक्टर थी, शी वॉज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट। वो सबके साथ बहुत सख्त थी, बट शी वॉज वेरी नाइस टू मी। प्रोबेबली बिकॉज मैं थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट थी, मैं काम बहुत अच्छा करती थी, तो वो मेरे साथ बहुत ज्यादा करती थी। एंड देन शी वॉज जस्ट लाइक माई सिस्टर। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई, उन्होंने मुझे मेडिसिन की अलिफ से लेके बे, अलिफ से लेके ये तक सब कुछ सिखाया। और प्रोसीजर्स डिफरेंट, ओपीडी करना, 200 की ओपीडी हम मिलके करते थे अकेले में। और वो मैम जो थी, शी वाज मेजर इन आर्मी, मेडिकल स्पेशलिस्ट थी, अभी वो न्यूरोलॉजी में कर रही हैं। तो शी एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। एंड देन आई वुड से कि उसके बाद आई हैड एन एक्सीडेंट। मैं आगे करना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं शायद इतना मेंटल हेल्थ पे पहले बात नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन मेंटल हेल्थ। एंड देन October 7th हैपेंड। फिर मुझे फील हुआ कि शायद इसके थ्रू मुझे खुद एक हीलिंग, जिस तरह नजवा जेबियन कहती है कि उसने राइटिंग इसलिए शुरू की कि वो लोगों को हील करे, लेकिन एक्चुअली शी वाज हीलिंग हरसेल्फ। एंड देन आई मेट अनदर पर्सन, माय अनदर मेंटोर. I'm still working with her. She's in Derma. She is a gem of a person, and she has helped me. She has shaped me into this person. And I believe that you actually need people in your life, good people in your life. तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ वैलिडेशन चलती है, लेकिन लोगों की भी जरूरत होती है, अच्छे लोगों की। मैंने आपसे आपकी स्टोरी इसलिए पूछी है कि जो लोग अभी जो आपकी स्टेज जो आपने कुछ अरसा पहले जो गुजारी है, तो वो जो इस स्टेज पे हैं, उनको हेल्प मिल सके, वो एक गाइडेंस ले सकें कि वो किस तरह कोप कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपने बात की थी कि मिस डायग्नोसिस की, कि बहुत सारे लोग, तो फिर मतलब सोल्यूशन क्या है ना, लेट्स से कि एक बंदा है वो एक चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, तो वो फिर किसी डॉक्टर के पास, इवन कि आपने जिस तरह बात की कि डॉक्टर खुद इस चीज़ से सफर कर रहे हैं, तो उसका फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको क्या लगता है क्या होगा? ये तो बड़ा फनी भी हो गया, डॉक्टर विद दिस चीजेस। आई थिंक ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन अगर मुझे तो इस तरह हुआ था कि जब आई स्टार्टेड ईटिंग दैट मेडिकेशन, अब तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ मेडिकेशन फॉर लाइक 2 years। और मुझे बिल्कुल नहीं, अल्लाह करे कभी भी जरूरत ना पड़े। लेकिन ये कि व्हेन आई वाज ऑन दैट मेडिकेशन, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता था उससे। मुझे तब समझ आई कि इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो प्रोबेबली इट्स समथिंग एल्स। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और फिर ऑब्वियसली मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ था। एडीएचडी के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला, और फिर मैंने कांटेक्ट किया एक डॉक्टर से ऑनलाइन, बाहर मुल्क की थी वो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू आर ऑन दैट स्पेक्ट्रम। और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता और ये चीजें समझ आनी शुरू हुई अपने बारे में। और फिर जब मैं उस पर रिसर्च करती थी, किताब में कुछ और लिखा हुआ एडीएचडी के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। एक्चुअली इट इज नॉट अटेंशन डेफिसिट। समटाइम्स you are inattentive, and sometimes you're hyperactive, and sometimes you're not even doing anything, you're in ADHD paralysis. I would also talk about autism. कुछ लोगों को autism का भी है, autism spectrum disorders हैं लोगों में। और लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत कामयाब लोग हैं जो कि इस चीज के साथ हैं। और आजकल तो इतना, आप इंस्टाग्राम पे जाके लिखें ADHD
ऑटिज्म, कुछ भी लिखें, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको है और वो उस बारे में बात करें। मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो सिर्फ एक ही तरफ चल रहे हैं। बहुत सारे हैं अंदर जो अच्छे भी हैं, जो कि बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में। लेकिन जो बाहर के लोग हैं मेरे ख्याल में वो थोड़ा ज्यादा एजुकेट करते हैं आपको, तो उनसे लर्न करना चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन के हों, ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। नहीं, आप सही कह रही हैं कि ये इशू तो मतलब इवन दो हम कहते हैं कि इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि आपकी इन्फ्लेशन, क्योंकि मैं फैक्ट्स पढ़ रहा था, फिनलैंड जो हमारे साथ ही नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे दुनिया में हाईएस्ट एंटी डिप्रेशन यूज होती हैं, तो यहाँ के लोग सुसाइड भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो हालांकि इनका अगर हैप्पी इंडेक्स देखें ना, हैप्पी इंडेक्स रेशन, वो फिनलैंड दुनिया के टॉप पे आता है कि वहाँ के लोग सबसे हम्म। खुश हैं, लेकिन एंटी डिप्रेशन भी सबसे ज़्यादा इस मुल्क में यूज होते हैं। तो ये है कि ये प्रॉब्लम मतलब किसी को भी हो सकता है। अगर कोई सोचता है कि मैं अमीर हूँ या मेरे पास किसी दूसरे से ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो आप कोई भी, तो इसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि सब इस पे तवज्जो दें। और आपकी बात काफी सही है, मैंने ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले लिया है, तो लास्ट क्वेश्चन पे अगर नहीं हम नहीं। चलें कि आप जी। अगर एडवाइस कर सकें कि लोग, अगर मैं आपसे जनरल है, क्योंकि मेरे पास जो भी गेस्ट आता है मैं उससे लाजमी एंड पे एडवाइस लेता हूँ कि आप मतलब कि आप इन इश्यूज के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने सब बात की है, तो सबको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एडवाइस करें कि उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान में है सबके लिए एक जनरल एडवाइस दें। जनरल एडवाइस तो सबसे पहले मैं एक ही दूंगी, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड के साथ हूँ एफिलिएटेड, कि अपने से आगे भी सोचें, लोगों के बारे में सोचें, लेकिन हम लोग तब सोच सकते हैं जब हम खुद अपने बारे में सोच रहे हों, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आनी चाहिए। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं पता तो ये एक एबिलिटी होती है टू मैनेज योर इमोशंस। और आप अपने इमोशंस को जब मैनेज करते हैं तो फिर आपको ऐसे से समझ आता है कि किसी और के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। यानी कि जब मुझे ये मसले चल रहे थे, सारे डिफरेंट इश्यूज चल रहे थे, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, और मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कितने मसले हैं और सब, और शायद मैं उस वक्त ना भी करती। सो सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू वैलिडेट योर सेल्फ। अपने आप को समझें, अपनी बॉडी को समझें, आपको क्या सेंसेशंस फील होती हैं, आप अगर आपको पैनिक होता है, कुछ होता है, आप क्या फील करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का मसले तो चल रहे हैं। अब हम आते हैं इस पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे, अगर हम देखें कि क्यों हमें किसी और के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज। तो ये दैट इज द स्टेप टुवर्ड्स अ कंपैशनेट लाइफ। अगर आपने कंपैशन को प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू एक्चुअली स्टैंड इन द अदर पर्सन शूज। एम्पैथी तो ये होती है कि आप बस उसको अच्छा अच्छा हाँ आई अंडरस्टैंड, नहीं, कंपैशन इज लाइक स्टैंडिंग इन देयर शूज। वी नीड कंपैशन। उसकी वजह ये है कि आई फील लाइक कि अगर आप किसी और के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ खुद भी अच्छा होता है, बिकॉज वो चीज आपकी कभी वो नहीं होती। एक रिपल इफेक्ट होता है, अगर आप अच्छे हैं तो वो रिपल बन के एक आगे फ्यूचर में लोगों को इम्पैक्ट करता है। और बाकी जहाँ तक बात है एजुकेशन की, ठीक है, आप लोग एजुकेट करें अपने आप को, अपनी जो आप पढ़ाइयाँ करें। आई वुड नेवर से कि आप कुछ अच्छा ना करें दुनिया में। अपनी कॉलिंग फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के बैठ जाएं। आप करें फॉलो अपनी कॉलिंग। आप अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको पेंट करने का शौक है, आप पेंट करें, सिंगर है, सिंग भी करें। लेकिन एंड में whatever you do in your life, never stop talking about the people who are suffering। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कुछ भी हो जिंदगी में, आई थिंक ह्यूमैनिटी, आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो, उनमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी। थोड़ी सी नहीं हो, चले ज्यादा हो कम हो, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आई सीन पीपल नॉट इवन टॉक इतना सा भी अबाउट these this whole thing that's happening, genocide। और इसका मतलब ये है कि दे लाइक इतनी शैलो पर्सनालिटीज हैं कि वो नहीं बात कर सकते इस बारे में, या वो बात करना नहीं चाहते, बिकॉज इट जस्ट टेक्स लाइक 1 minute टू शेयर द वीडियो, बट दे डोंट। तो इसमें प्रायोरिटीज अपनी थोड़ी सी सेट करनी चाहिए। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अपने आप को अच्छे कंटेंट से एजुकेट करें, अच्छी चीजें पढ़ें, लोगों के साथ अच्छी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस करें। जब कहीं जाएं तो फोन्स ना यूज करें, लोगों से सवाल पूछें, व्हाट दे फीलिंग, बट देयर, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके एक सवाल से अगला बंदा आपको अपना मसला बता देता है। बी प्रेजेंट। तो ये एक मेरा बस ये था, और बाकी ये है कि हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है तो उसको ना करें, ना करें उसको। और आपकी एग्जाम्पल तो उस लोगों के लिए परफेक्ट है जो लोग कहते हैं कि यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं कम ताल्लुक रख सकता हूँ इन चीज़ों से, और या मैं कोई और किसी भी फील्ड में हूँ, तो आप तो उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपकी फील्ड डायरेक्टली वो नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को टाइम कंप्लीटली दे रही हैं।
और ये बहुत अमेजिंग है, लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप में भी एक रोल मॉडल है सोसाइटी के लिए। जो बहुत सारे थैंक यू लोग हैं थैंक जो बहुत, जिस तरह आपने कंटेंट की बात की है, एक टाइम आएगा कि लोग मतलब पूरी जिंदगी, पूरी मतलब टिल एंड में भी हम लोग चले जाएं, क्या पूरी जिंदगी इस तरह तो नहीं रहेगा, एक ना एक टाइम आएगा लोग सोचना शुरू करेंगे अच्छा, या उस कंटेंट से दूर जाना शुरू होंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए रोल मॉडल है, और थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत टाइम दिया। शुक्रिया थैंक यू इरफान। आई वुड से कि आपने बहुत ही मुझे थॉट प्रोवोकेटिव लगा ये सब कुछ, और मुझे अच्छा भी लगा, और आई होप कि इससे कुछ लोगों को भी फायदा हो। लेकिन इसमें सारी आपकी एफर्ट है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और इस बारे में बात की, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। आई थिंक यू डूइंग पीएचडी, तो नो, आपको भी मैं मास्टर्स कर रहा हूं, लेकिन ये है कि पीएचडी में भी नेक्स्ट ईयर। वो भी अच्छी चीज है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद सोच रही हूँ मास्टर्स का। तो आई रियली आई एंड आई वुड लाइक ask everybody to follow you as well. I mean, because you're posting such great content about this. आपका मैंने देखी है चीजें about how you're guiding people about everything. तो वो चीज है। तो बाकी it was lovely. It was lovely. अगेन थैंक यू सो मच, और आपका भी, मैं आपका इंस्टाग्राम, इफ इट्स ओके फॉर यू, कि मैं आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यूट्यूब के तो भी, और तो मुझे लोग कोई आपको जाके मसला फॉलो नहीं। करें। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर, एंड वी आल्सो विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर, और जो आप Thank अच्छा you. काम कर रही हैं, और आप, Thank you. अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप ये काम करती रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें और इनको जाके लाजमी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.